नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपके अपने चैनल अंश म्यूजिक क्लासेज में। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग बीए फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमेस्टर का एनईपी 2023 बीए सेकेंड सेमेस्टर का, ठीक है, म्यूजिक वोकल का पेपर सॉल्व कर रहे हैं महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के अंतर्गत महादेव पीजी कॉलेज बरियाशनपुर चिरई गांव ब्लॉक वाराणसी के अंतर्गत ये आता है। तो वहाँ के हम आज का अंतिम क्लास है इस लेसन का। फिर अगले में दूसरे पेपर के साथ मिलेंगे, सॉल्व करेंगे और नई नई चीज़ें आपको हम बताने का प्रयास करेंगे। अगर आप में से कोई भी ऐसा है जो परेशान है, संगीत से आगे पढ़ाई करना चाहता है, उसको समझ में कुछ नहीं आ रहा है, तो कृपया आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। और आप मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है टेलीग्राम का, उससे जुड़िए और हर रोज़ क्विज करिए और हमसे जुड़िए। हम आपका एक सही मार्गदर्शन करेंगे और बताएंगे कैसे क्या आपको करना है, तो आप जीवन में क्या कर सकते हैं। दोस्तों, तो आइए विलम्ब ना करते हुए लास्ट क्लास का जो अंतिम प्रश्न था वो था कि किस ताल का प्रयोग धमार गायन शैली के साथ होता है। तो पहला, तीसरा, दूसरा, चौथा में सही जो था वो धमार था। आज का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। विवादी स्वर के रूप में कोमल नी का प्रयोग किस राग में होता है? विवादी स्वर, ठीक है, के रूप में कोमल नी का प्रयोग किस राग में होता है? बताइएगा। कामोद, छायानट, देशकार, शुद्ध कल्याण, किस में होता है? तो जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है कामोद, इसमें कोमल नी का प्रयोग विवादी के तौर पर राग में और किस में करते हैं? तो अवरोह में प्रयोग करते हैं कोमल नी का प्रयोग। क्यों? तो राग में रंजकता को बढ़ाने के लिए जो है कामोद राग में रंजकता को बढ़ाने के लिए हमारे जो विद्वान हैं, जो अच्छे संगीत के जानकार हैं, वो अवरोह में कोमल नी का प्रयोग करते हैं इसकी रंजकता को बढ़ाने के लिए। यह जो है कल्याण थाट का राग है और वक्र संपूर्ण जाति का राग है। क्या है? वक्र संपूर्ण जाति का राग है। अब कोई बच्चे समझते हैं कि वक्र क्या होता है। तो जिन रागों में स्वर समूह सा के बाद ग, फिर रे, फिर ग, फिर प, मतलब टेढ़े मेढ़े स्वरों का प्रयोग, आगे पीछे स्वरों का प्रयोग किया जाता है, उसी को कहते हैं वक्र। तो वक्र संपूर्ण जाति का राग है और साथ ही इसका वादी संवादी है, वो है प और रे। प वादी है, रे संवादी है, ठीक है। छायानट भी कामोद कल्याण का है, देशकार बिलावल थाट का है, शुद्ध कल्याण कल्याण थाट का राग है। आगे 52, बिलावल थाट के राग का नाम बताइए। कामोद, शुद्ध कल्याण, देशकार, छायानट, अभी मैंने बता दिया। ऑप्शन नंबर 3 देशकार, जो कि औडो जाति का राग है, बिलावल थाट का राग है। इसमें मनी वर्जित होता है, ठीक है। और ग और धा जो है इसका वादी संवादी है, ग वादी और धा संवादी होता है। मनी वर्जित है, इसलिए ये औडो जाति का राग है। दिन के प्रथम प्रहर में इसका गायन समय बिलावल थाट का राग है। बिलावल भूपाली के सेम भूपाली का इसका जो है आरोह अवरोह होता है। अंतर सिर्फ इतना है कि भूपाली पूर्वांग प्रधान है और देशकार जो है उत्तरांग प्रधान गायन शैली है, राग है, ठीक है। गायन शैली नहीं कहेंगे, राग कहेंगे। राग छायानट का वादी स्वर क्या है? रे, म, प, नी। तो इसका राइट आंसर होगा वो 1। रे वादी है और प संवादी है। रे प वादी संवादी होता है। देशकार, राग देशकार का वर्जित स्वर कौन सा है? रेधा, रेपा, मनी, गनी। क्या होगा? तो अभी मैंने बताया वर्जित स्वर जो है वह मनी यानी कि पैसा, समझे? पैसा नहीं लगता है इसको गाने सीखने में, ठीक है, ध्यान से सीखिए। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 55, क्वेश्चन नंबर 55 पे। आज का प्रश्न 55 ये आपके स्क्रीन पे रहा। लोक संगीत के साथ किस ताल का प्रमुखता से प्रयोग होता है? मतलब अत्यधिक मात्रा में लोक संगीत में किस ताल का प्रयोग होता है? धमार, दादरा, चार ताल, एक ताल, बताइए जरा। तो देखा जाए तो जाहिर सी बात है, हमने अभी कुछ देर पहले बताया था क्लास में, शायद इसी में या पिछले क्लास में। दादरा,
दादरा जो है ये फोक में प्रयोग किया जाता है, ढोलक पर बजता है, खूब बजता, तबले पे भी है लेकिन ढोलक पे खूब बजता है दादरा कहरवा, और ये फोक का है। इसमें लोक संगीत का प्रयोग खूब अधिक मात्रा में होता है। धमार धमार ताल भी है, धमार गायन शैली में होता है। चार ताल जो है ये चार ताल किसमें, तो चार ताल ध्रुपद का प्रमुख ताल है, ध्रुपद गायन शैली का, ठीक है। एक ताल में ख्याल गाया जाता है। 56 राग कामोद का गायन समय क्या है? राग कामोद का गायन समय क्या है? प्रातःकाल, सायंकाल, मध्यकाल, रात्रि, दोपहर। ऑप्शन नंबर 2 सायंकाल। वैदिक काल में कितने स्वरों का प्रयोग होता है? 3, 7, 4, 22। तो ऑप्शन नंबर 1 3, उदात, अनुदात और स्वरित। प्राचीन काल में जाति के कितने लक्षण बताए गए हैं? 10, 4, 5, 12। प्राचीन काल में जाति के कितने लक्षण बताए गए थे? तो प्राचीन काल में जो जाति के लक्षण बताए गए थे वो 10 थे। यही प्राचीन काल की जाति के 10 लक्षण आज के रागों के भी 10 लक्षण हैं, ठीक है। रागों के भी 10 लक्षण हैं, ठीक है। राग के मुख्य स्वर को क्या कहते हैं? दोस्तों एक बात ध्यान दीजिएगा, आपको देख के लग रहा है कि प्रश्न बड़े इजी हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हम सभी इसमें छोटे छोटे प्रश्नों में ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। आप ध्यान दीजिएगा, इस तरह के प्रश्न केवल, अब ऐसा नहीं है कि ये बीए का पेपर है तो आप समझे कि अरे ये तो बीए के लेवल का, जी नहीं। आपको ऐसे ही छोटे छोटे प्रश्न टीजीटी, पीजीटी, केबीएस, एनबीएस में भी पूछता है, कुछ अलग नहीं पूछता है। अंतर सिर्फ उतना है कि हमें एग्ज़ाम के वजह से इतना हम प्रेशर में आ जाते हैं कि लगता है कि अरे ये गलत हो रहा है, वो गलत हो रहा है, लेकिन इसी तरह के प्रश्न आते हैं। तो आप बहुत ध्यान से एक एक बारीकी से एक एक प्रश्न को समझिए, जानिए, क्योंकि आगे आपको एग्ज़ामों में ये काम आने वाले हैं। या तो आप बीपीएससी का एग्ज़ाम दीजिए, या केबी दीजिए, एनबी दीजिए, टीजीटी दीजिए, पीजीटी दीजिए, या आप नेट जेआरएफ का भी पेपर दीजिए, ठीक है। और साथ ही एक विशेष बात ये भी जान लीजिए कि राग और ताल का अध्ययन धीरे धीरे करके, एक एक राग, दो दो राग करके धीरे धीरे आप करते रहिए, नोट्स बना के अलग तरीके से, ठीक है। क्योंकि राग और ताल देख रहे हैं आप, सबसे ज़्यादा पूछा हुआ है और अक्सर हर एक एग्जामों में पूछता है। तो आज 59 का नंबर का क्वेश्चन, राग के मुख्य स्वर को क्या कहते हैं? आप देखिए, राग के मुख्य स्वर को क्या कहते हैं? बहुत सारे बच्चे होंगे वो नहीं जानते होंगे कि राग का जो मुख्य स्वर क्या होता है, वो कन्फ्यूज जाएंगे। मुख्य स्वर मतलब स्वर तो रागों में या तो ऑर्डर या होंगे तो 5 लगते हैं, साढ़ा होंगे तो 6 लगते हैं, संपूर्ण होंगे तो 7 लगते हैं। अब ये क्या नई बात क्या है? तो राग के मुख्य स्वर को क्या कहते हैं? वादी, संवादी, वादी, अनुवादी या विवादी, क्या कहते हैं? तो जो राग के मुख्य स्वर हैं वो होता है वादी, ठीक है। वादी स्वर राग का मुख्य स्वर होता है और ये राग रूपी राज्य का क्या होता है? राजा होता है, ठीक है ना। इसके इर्द गिर्द सभी लोग घूमते हैं, ठीक है ना। अधिक मात्रा में प्रयोग होता है इसका, वादी का, ठीक है। वहीं संवादी जो है राग रूपी राज्य का जो है क्या होता है? मंत्री कहा जाता है। पूछता है प्रश्न, हल्के मत लीजिएगा कि जो है ऐसे बताया जा रहा है, ये प्रश्न पूछता है, ठीक है। और अनुवादी जो है ये क्या है? राजा और मंत्री दोनों का अनुचर है। समाज में, राज्य में क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, उनका देख रेख करना, राजा और मंत्री तक बातों को पहुंचाना, उनका सहयोग करना, ये कार्य है अनुचर का। और विवादी जी भाई आप जानते ही हैं, नाम ही है इनका विवादी, लगते ही विवाद उत्पन्न कर देंगे। लगते ही क्या कर देंगे? रागों में विवाद उत्पन्न कर देंगे। ऐसा विवादी स्वर है, इसका प्रयोग रागों में नहीं होता है। लेकिन आप जानते हैं, अभी कुछ दिन पहले हम लोग पढ़े हैं कि विवादी स्वर का प्रयोग जो हमारे विद्वान हैं बड़े आराम से राग में रंजकता को पैदा करने के लिए भी कर देते हैं। कभी कभी आप मत करिएगा, ठीक है। जब आप भी उस तरीके से अपने आप को साधना कर लीजिएगा संगीत का, तो आप इसका एक्सपेरिमेंट करिएगा, फिलहाल मत करिएगा, जानते रहिए, ठीक है। तो इसका राइट आंसर तो था वो 2 वादी। आगे, शुद्ध और विकृत कुल कितने स्वर हैं? 10, 15, 12, 8। इसका राइट आंसर जो है वो क्या है? 12। शुद्ध और विकृत कुल कितने स्वर हैं? 12। 7 शुद्ध, 5 विकृत।
बात समझ में आई? 7 शुद्ध सा रे ग म प ध और नी। आई बात समझ में? ये 7 शुद्ध थे और 5 विकृत जो होते हैं, विकृत 2 तरह के होते हैं, एक कोमल और दूसरा तीव्र। ठीक है, कोमल विकृत जो होता है वो होता है रे ग ध और नी। ठीक है, और तीव्र विकृत जो होता है वो माँ होता है। माँ के ऊपर खड़ी लकीर लग गई तो आप समझ लीजिए तीव्र माँ है। स्वरों के नीचे कोई रेखा नहीं है तो समझिए शुद्ध अवस्था में है। नीचे अगर पड़ी रेखा लगी है तो समझ लीजिए कि ये कोमल अवस्था में है। इनके अंदर अगर बिंदी लगा हुआ है, ठीक है, और तब आप समझ लीजिए मंद्र सप्तक के कोमल स्वर है, और स्वर के नीचे ये लकीर हटा दिया जाए और केवल बिंदी लगा है तो समझिए मंद्र सप्तक के शुद्ध स्वर हैं। ऊपर अगर बिंदी लग जाए तो समझिए तार सप्तक के स्वर हैं। ऊपर जो है नीचे ये पड़ी लकीर भी लगी है और ऊपर का अगर बिंदी भी लगी है तो आप समझ लीजिए तार सप्तक के ये कोमल स्वर हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपको क्लास बहुत पसंद आता होगा, आ रहा होगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके थोड़ा हमें भी अप्रिशिएट करते रहिए दोस्तों। बाकी मैं आपसे धन दौलत कुछ नहीं मांग रहा हूँ, एप्रिसिएशन मांग रहा हूँ, करिए ताकि हम और अच्छी अच्छी चीज़ें लाएँ। राग तरंगिणी के लेखक कौन है? दतिल, लोचन, भरत, शारंगदेव। 61 का राइट आंसर जो होगा वो लोचन, ऑप्शन नंबर 2 राग तरंगिणी के लेखक हैं। सदारंग अदारंग कौन थे? तो लेखक थे, गायक थे, शासक थे, नर्तक थे। तो राइट आंसर होगा इसका 2, ये गायक थे। ठीक है, और दिल्ली सल्तनत में ये गायक थे। ठीक है, दिल्ली सल्तनत के अच्छे गायक थे। ये गाते क्या थे? तो गाते ध्रुपद थे। क्या? ध्रुपद। लेकिन सिखाते ख्याल थे। इनके जितने शिष्य थे ख्याल गाते थे। ये ध्रुपद गाते थे लेकिन प्रचार प्रसार इन्होंने ख्याल का किया। ठीक है, इनको जानते हैं सदारंग अदारंग के नाम से। अदारंग यानी कि नियामत खां और सदारंग यानी कि फिरोज खां। ठीक है, सदारंग नियामत खां और फिरोज खां। ठीक है, इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं कि SN सदारंग नियामत खां और अदारंग फिरोज खां, AF अदारंग फिरोज खां। ठीक है, 63 भातखंडे संगीत संस्थान संस्कृति विश्वविद्यालय कहाँ है? बनारस, प्रयागराज, लखनऊ, मुंबई। तो लखनऊ में है। तानसेन का असली नाम क्या है? मकरंद, तेनाली, तन्ना मिश्र, तानू। तो ऑप्शन नंबर 3 तन्ना मिश्र, मकरंद पांडे इनके पिताजी का नाम था। स्वामी हरिदास कहाँ के निवासी हैं? थे? दिल्ली, वृंदावन, ग्वालियर, वाराणसी। तो इसका राइट आंसर जो 65 है इसका होगा वो होगा वृंदावन के निवासी थे स्वामी हरिदास जी। ध्रुपद के साथ किस वाद्य का प्रयोग किया जाता था? मृदंग, तबला, ढोलक, पखावज। तो इसका राइट आंसर होगा 4 पखावज जो है इसका प्रयोग ध्रुपद के साथ किया जाता था। तबला ख्याल में बजता है, ढोलक फोक में, और मृदंग का प्रयोग जो है साउथ में किया जाता है गायन शैलियों में। भारतीय संगीत का इतिहास के रचयिता कौन हैं? अहोबल, भातखंडे, पंडित रविशंकर, आचार्य बृहस्पति। राइट आंसर होगा आचार्य बृहस्पति। 68 निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य फूंक से बजाया जाता है? तानपुरा, बांसुरी, सितार, गिटार। बताइए क्या बजाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा फूंक से बजाने वाला गिटार जो होगा बांसुरी होगा, यानी कि मुंह से फूंक के बजाया जाता है बांसुरी। तानपुरा हाथों से छेड़ा जाता है। हमारे जो अभी आपको पीछे जो ये आवाज़ आ रही है ये तानपुरे की आवाज़ है। और सितार भी मिजराब से बजाया जाता है, गिटार भी प्लेक्ट्रम से बजाया जाता है। ये जो है 3 जो है तंत्री वाद्य है और ये एक सुशिर वाद्य है। 69 पूर्णतः संगीतमय वेद कौन सा है? यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद। तो सामवेद। 70 सामवेद का उपवेद क्या है? सुश्रुत, गांधर्व वेद, उपनिषद, स्थापत्य वेद। तो गांधर्व वेद सामवेद का उपवेद है। महाभारत में श्लोकों की संख्या कितनी है? 10,000, 25,000, 1 लाख, 2 लाख। बताइए। तो लगभग कितना? लगभग ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। 1,10,000 जो है श्लोक, लगभग 1,10,000 श्लोक जो है महाभारत में पाए जाते हैं। ठीक है,
इसके रचनाकार हैं, रचयिता हैं वो वेद व्यास जी हैं, ठीक है। लेखक इसके गणेश जी हैं, ठीक है। गणेश जी ने इसे लिखा है, रचना जो है इनका वेद व्यास जी का है। और विश्व का सबसे लंबा काव्य ग्रंथ था ये, था नहीं है, महाभारत विश्व का, ठीक है। और इसको रचने में वेद व्यास जी को 3 वर्ष का समय लगा था। तो ऐसा है हमारा महाभारत। आप विकिपीडिया में देख सकते हैं, इन सब चीज़ों को पढ़ सकते हैं, इसके बारे में और अच्छी जानकारी लेना चाहते हो तो। सर्वप्रथम रचित वेद कौन सा है? अथर्ववेद, सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, क्या है? तो राइट आंसर इसका होगा 3, यानी कि ऋग्वेद। सबसे पहले जो रचा गया था ऋग्वेद। संगीत रत्नाकर ग्रंथ में कितने अध्याय हैं? 3, 8, 10, 7। तो संगीत रत्नाकर ग्रंथ जो सबसे पहले जान लीजिए, पंडित शारंग देव जी के द्वारा लिखा गया है, 13वीं शताब्दी में लिखा गया है। इसमें 7 अध्याय हैं, ऑप्शन नंबर 4 सही है। और इसको सप्ताध्यायी के नाम से भी जाना जाता है। 74, उत्तर भारत में प्रचलित स्वरलिपि पद्धति के आविष्कारक कौन हैं? रामामात्य, भरत मुनि, भातखंडे जी, पलुस्कर जी। उत्तर भारत में प्रचलित स्वरलिपि पद्धति के आविष्कारक कौन है? तो ऑप्शन नंबर 3 भातखंडे जी, और दक्षिण में पलुस्कर जी। आज का और इस पेपर का अंतिम प्रश्न आपके स्क्रीन पर यह है दोस्तों कि मृदंगवाद का प्राचीन नाम क्या है? विपंची, वीणा, पुष्कर, तबला। बताइए, मृदंगवाद्य जो है उसका प्राचीन नाम क्या था? इस बीए सेकेंड सेमेस्टर का अंतिम प्रश्न 2023 एनईपी 2023 का अंतिम प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये है। इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा पुष्कर, ठीक है। पुष्कर वाद्य जो है मृदंग का प्राचीन नाम था, ठीक। और ये पुष्कर वाद्य को बनाने वाले रचनाकार, निर्माता कौन है? तो स्वाति मुनि हैं। कौन? स्वाति मुनि। आता है, अक्सर प्रश्न आता है, ये ध्यान दीजिएगा, स्वाति मुनि जी जो है हैं। तो दोस्तों कैसा लगा क्लास, ज़रूर कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा। खूब ज़्यादा से ज़्यादा मैं हाथ जोड़ के आपसे विनती करता हूँ कि लाइक करिए, शेयर करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कराइए। और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक है, उससे जुड़िए और हर रोज़ क्विज करिए। तब मिलते हैं अगले कक्षा में, अगले जो है पेपर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार।